नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई। दरअसल वहां पर 2018 में एक विज्ञापन निकलता है, फिर इस शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होती है, फिर 69,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया धीरे धीरे कई वर्षों में पूर्ण होती है। फिर उसके बाद न्यायालय के पास जाती है, न्यायालय एक निर्णय देता है, उसके बाद न्यायालय के पास फिर ये दूसरे चक्र में प्रक्रिया जाती है और उसके बाद फिर से इसमें निर्णय आता है। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया में न्यायालय के द्वारा हाल ही में जो आदेश दिया गया है, वो पूरे के पूरे रिजल्ट को फिर से रिवाइज करने का आदेश दिया गया है, ऐसे में जबकि कुछ लोग अपनी सेवा दे रहे थे। अब सवाल उठता है कि आखिर हाईकोर्ट ने इतना बड़ा फैसला क्यों सुनाया। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे प्रक्रम को समझेंगे, इस पूरे घटनाक्रम को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती क्यों हुआ बदलाव। सबसे पहले बात करें अगर चर्चा के बिंदुओं की, तो खबर की बात करेंगे, ये चर्चा में क्यों आया इसको समझते हुए सहायक अध्यापक पात्रता परीक्षा जो हुई थी, उसके बाद सहायक अध्यापक के लिए जो परीक्षा हुई थी, उस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे और क्या थे आरोप जिसकी वजह से ये मामला गया कोर्ट में और कोर्ट ने इतना बड़ा निर्णय दिया। मामला कैसे पहुंचा हाईकोर्ट, इसको भी देखेंगे और जो नया निर्णय आया है इससे पहले के निर्णयों के साथ, उसको भी देखेंगे। साथ साथ एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए होगा, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 से जोड़ के आप इस खंड को देख सकते हैं। बात सबसे पहले खबर की करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ ही इस कार्यक्रम का पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से आप हमको टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको इस कार्यक्रम की पीडीएफ मिल जाएगी। बात खबर की करेंगे, व्हाई द सिलेक्शन ऑफ 69,000 असिस्टेंट टीचर इन उत्तर प्रदेश हैज बीन ऑर्डर्ड अफ्रेश। अब इस पूरे के पूरे रिजल्ट को फिर से रिवाइज करने की बात की गई है। तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा कि बहुत ऐसे शिक्षक जो कि नौकरी कर रहे हैं उसकी नौकरी जाएगी, लेकिन ये दुष्परिणाम इसको नहीं कहेंगे, इसका परिणाम कहेंगे। लेकिन अब जिस शिक्षक की नौकरी जा रही है उसकी क्या गलती है, और जिन शिक्षकों को अपनी नौकरी या अपना हक पाने के लिए इतना इंतजार करना पड़ा उनकी क्या गलती है। मुख्य मुद्दा यह है कि जो लंबी प्रक्रियाएं हैं, जो लंबित प्रक्रियाएं हैं 4-4, 5-5 वर्षों में, सवाल वहां खड़ा होता है। लेकिन पहले हम बात करेंगे चर्चा में क्यों है। देखिए, 13 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, उसके लखनऊ खंडपीठ ने एक फैसला सुनाया, जिस फैसले में यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार को जो 2019 में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, एटीआरई असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ था, उसके माध्यम से जो चयनित 69,000 सहायक शिक्षक थे उनकी संशोधित सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इस निर्देश में यह भी कहा गया है, चूंकि पहले से आरोप लगे थे कि जो आरक्षित वर्ग की श्रेणी की जो सीटें हैं उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, उसके साथ कानूनी रूप से जो अधिकृत हैं लोग, उतने लोगों का चयन उन सीटों पर नहीं किया गया है। तो इसकी वजह से यह मामला चर्चा में आया, कोर्ट के पास पहुंचा। लेकिन उससे पहले हम आपको पहले ले चलते हैं। देखिए, बात शुरू होती है 5 दिसंबर 2018 को, जब इसका विज्ञापन निकलता है। अब गौर करिए आप, 2018 की यह बात है, इस शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जाता है। फिर बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए जो युवा हैं इसके लिए आवेदन करते हैं। उसके बाद एटीआरई 5 जनवरी 2019 को आयोजित की जाती है, अर्थात असिस्टेंट टीचर के लिए जो एग्जाम हुआ था, रिक्रूटमेंट के लिए जो एग्जाम हुआ था, वो 5 जनवरी 2019 को आयोजित किया गया, जो कि विज्ञापन के कुछ ही समय बाद है। फिर आवेदन इसमें कितने लोगों ने किया, तो 4.31 लाख उम्मीदवारों ने इसमें आवेदन किया। लगभग ही आप देख रहे हैं कि 4.25 लाख से ज्यादा लोगों ने इसमें आवेदन किया, और इसमें सम्मिलित होने वाले लगभग 4.10 लाख लोग इसकी परीक्षा में सम्मिलित भी होते हैं। अब 12 मई 2020 को परिणाम भी घोषित हो गया, जिसमें कि 1.46 लाख लोगों को क्वालिफाई घोषित किया गया। अब यहां पर क्या हुआ कि जो अनारक्षित या सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार हैं उनकी कट ऑफ, फिर उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग की कट ऑफ, अनुसूचित जाति की कट ऑफ आप यहां देख सकते हैं, कट ऑफ यहां पर दे दी गई थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस कट ऑफ के बाद 1 जून 2020 को बेसिक शिक्षा जो परिषद है इलाहाबाद, उसके सचिव ने अब इसमें जो चयनित लोग थे उनके लिए भर्ती प्रक्रिया कैसी होगी उसकी रूपरेखा इन्होंने तैयार की। अब चयनित अभ्यर्थियों की 2 सूचियां बनाई गई, 2 लिस्ट बनाई गई। पहली लिस्ट जो है वो कब जारी हुई, 11 अक्टूबर 2020 को, जहां पर 31,277 अभ्यर्थी उसमें चयनित दिखाए गए, और दूसरी लिस्ट जारी की गई 30 अक्टूबर 2020 को, जिसमें कि 36,590 अभ्यर्थी इसमें सफल दिखाए गए। अब ये 2 लिस्ट उन अभ्यर्थियों की है जो इस भर्ती प्रक्रिया में अंतिम रूप से सफल हो रहे हैं। अब इसमें कुल मिलाकर 69,000 पद थे, तो 69,000 पदों में से 67,867 अभ्यर्थी इन 2 लिस्ट के माध्यम से बताए गए कि इतने लोग अंतिम रूप से इसके लिए चयनित हो गए हैं। अब इसमें कुछ पद रिक्त थे, क्योंकि
133 1133 पद जो एसटी वर्ग के थे उसको ये बताया गया कि वो उपयुक्त जो लोग थे वो नहीं प्राप्त हुए, इसलिए वो पद रिक्त रखे गए। अब क्या आरोप लगे इस पूरे के पूरे प्रक्रम में, तो देखिए इसमें जो पूरी प्रक्रिया थी उसमें आरोप ये लगाया गया कि जो आरक्षण की व्यवस्था है उस आरक्षण की व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था हमारे यहाँ की ही इसलिए गई है कि सामाजिक, शैक्षणिक और बाद में आपको आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया, जो कि 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जाता है। तो इन तीन आधारों के माध्यम से जो समाज में हम सामाजिक न्याय की स्थापना करना चाहते हैं, इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। चूंकि समाज की जो विविधता है उस विविधता को इसके माध्यम से स्वीकार किया गया और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार बढ़ने का अधिकार दिया गया। इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य ये था कि केवल अवसर ही नहीं बल्कि जो सामाजिक न्याय है, सामाजिक समानता है, उसकी स्थापना समाज में की जा सके। अब उस व्यवस्था के तहत यहां पर जो व्यवस्था की गई, ऐसा आरोप लगाया गया याचियों के द्वारा कि उसका सटीक तरीके से पालन नहीं किया गया। चूंकि जो भर्ती प्रक्रिया हो रही थी उस भर्ती प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश की जो सरकारी सेवाएं हैं उन सरकारी सेवाओं में एससी वर्ग के लिए 21%, एसटी वर्ग के लिए 2%, ओबीसी वर्ग के लिए 27% का आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन यहां पर क्या आरोप लगाया गया कि जो दोनों सूचियां हैं उनमें अनारक्षित श्रेणी के जो उम्मीदवार है वो कुल चयनित उम्मीदवारों में 50% से अधिक पाए गए। ऐसा आरोपियों की तरफ से ये आरोप लगाया गया। साथ ही साथ जो दोनों सूचियां थी ये भी कहा गया कि अभ्यर्थियों के श्रेणीवार जो मार्क्स हैं, जो उनके अंक हैं, वो घोषणा नहीं की गई, सीधे चयन सूची प्रकाशित कर दी गई। तो ऐसा एक आरोप लगा कि उसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जो ओबीसी उम्मीदवार हैं वो मिनिमम 27% होने चाहिए, तो 27% की बजाय केवल 3.86% ही प्रतिनिधित्व करते दिखाई दे रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया गया। साथ ही जो एससी उम्मीदवार हैं उनके भी प्रतिशत को बताया गया कि 21% की जगह मात्र 16.2% पदों पर ही एससी कैंडिडेट जो है उनका प्रतिनिधित्व दिखाई दे रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक आरोप और लगाया गया कि ऐसे लोग जो कि एससी एसटी वर्ग से जरूर आते हैं, ओबीसी वर्ग से जरूर आते हैं, लेकिन अगर वो मेधावी हैं तो वो अनारक्षित श्रेणी में चयन होना चाहिए उनका, लेकिन उनका चयन अनारक्षित श्रेणी में नहीं किया गया। सामान्य श्रेणी के बजाय उनको आरक्षित श्रेणी में ही रखा गया, यह भी एक आरोप लगाया गया, जो कि आरक्षण अधिनियम 1994 जो है उसकी धारा 3(6) के विरुद्ध बताया गया। आरक्षण अधिनियम जो आपका 1994 है उसकी धारा 3(6) ये कहती है कि अगर अनारक्षित वर्ग में कोई आरक्षित वर्ग का व्यक्ति चयनित होता है तो वो अनारक्षित श्रेणी में ही अपनी भागीदारी को, अपनी जो अपना सीट है उसको वो रिजर्व करेगा। लेकिन ऐसा यहां पर नहीं हुआ, इसका अनुपालन नहीं किया गया, यह भी आरोप लगाया गया। अब मामला कैसे पहुंचा हाईकोर्ट? अब इसके बाद विवाद शुरू हुआ, लोगों ने अपनी आपत्तियां दर्ज करनी शुरू की, इसके लिए प्रदर्शन शुरू हुए। तो जब मामला तूल पकड़ने लगा तो 2021 में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल से हालांकि मुलाकात भी की और बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारीगण हैं उनको निर्देशित किया कि त्वरित और निष्पक्ष रूप से समाधान खोजा जाए। लेकिन इससे प्रदर्शनकारी जो छात्र थे उनकी जो आशाएं थी वो यहां पर शांत होती नहीं दिखाई दी। उन्होंने अपनी याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की। अब हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कई हलफनामे दाखिल किया। हलफनामा वो होता है जिसमें एक अपने तरफ से लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि ये कानूनी रूप से हमारा ये बयान मान्य होगा, हम लिखित रूप से ये दे रहे हैं। तो कोर्ट में राज्य सरकार कई बार हलफनामे दाखिल करती है, लेकिन बाद में राज्य सरकार अपनी गलती स्वीकार करती है। प्रेस के माध्यम से वो ये बात बताती है, मानती है कि कहीं ना कहीं आरक्षण अधिनियम 1994 का ठीक से पालन नहीं किया जा सका। अब जब सरकार ये गलती अपनी स्वीकार करती है तो 5 जनवरी 2022, अब देखिए 18 का विज्ञापन है, 22 तक का सफर यहां पर तय हो चुका है। 5 जनवरी 2022 को नई चयन सूची फिर से जारी होती है और इसमें आरक्षित वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उसमें से 6800 और नियुक्तियां की जाती हैं, अर्थात 6800 ऐसे आरक्षित जो उम्मीदवार हैं जो आरक्षित वर्ग से आते हैं उनको यहां पर फिर से जगह दिया जाता है। तो सरकार ने यहां पर अपनी गलती स्वीकार की। लेकिन फिर 13 मार्च 2023 को हाईकोर्ट की एकल पीठ में मामला जाता है। फिर से इसको चैलेंज किया गया और हाईकोर्ट की एकल पीठ ने फिर इस मामले के खिलाफ, अब देखिए, जिसमें अपने आदेश में क्या कहा गया, जिसमें कि जो चयनित उम्मीदवारों की ये जो पिछली सूची थी 6800 जो नियुक्तियों वाली थी उसको रद्द कर दिया गया। और 13 मार्च का जो आदेश था, अब ये 13 मार्च को फिर जो आदेश आया, अब इसको फिर से चुनौती दी गई। तो फिर से जब इसको चुनौती दी गई तो वो मामला
अब जो कोर्ट में था और उसमें हाल ही में निर्णय फिर से दिया गया है, और इस नवीनतम निर्णय के माध्यम से क्या बातें निकल के आती हैं, उसका क्या निहितार्थ है, उस तक हम अब पहुंचते हैं। तो देखिए, अभी जो मामला था वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच सुनी, और इसमें क्या हुआ, इसमें न्यायाधीशों ने जो निर्णय दिया, उसमें क्या निर्णय दिया, तो न्यायमूर्ति अताउर रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति ब्रजराज सिंह, इन दो लोगों की जो पीठ थी, उसने इस मामले को फिर से सुना और राज्य सरकार और संबंधित प्राधिकारियों को 69,000 उम्मीदवारों की नई सूची तैयार करने का निर्देश दिया। इसका मतलब कि जो रिजल्ट है वो फिर से रिवाइज किया जाएगा और फिर से एक नई सूची को तैयार किया जाएगा। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो सेवाएं दे भी रहे थे। अब उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा जो नियमावली है 1981 और साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994, इन दोनों प्रावधानों को ध्यान में रखने का भी निर्देश दिया गया कि कहीं से भी इसका उल्लंघन न होने पाए, इसका अनुपालन किया जाए और फिर से रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए। अब 3 महीने के भीतर यह काम करने का निर्देश दे दिया गया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो पिछली सूचियां रद्द की जा रही हैं, उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी जाएगी भी और भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से फिर से रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब देखिए, पिछले आदेशों के आधार पर जो नियुक्त शिक्षक हैं, जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, उनकी नौकरी जाएगी और प्रभावित होने वाले लोगों को यह कहा गया है कि जो लोगों की नौकरी जाएगी वो तब तक काम करते रहेंगे जब तक कि नया सत्र नहीं शुरू हो जाता है। इसका मतलब कि अगर रिजल्ट रिवाइज्ड होता है, आपका उस रिवाइज रिजल्ट में नाम नहीं है, तो नए सत्र के बाद से, मतलब इस सत्र के पूरा होने के बाद से आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है, नौकरी किसकी नियुक्ति मिली, किसको नियुक्ति नहीं मिली। जिसको नियुक्ति नहीं मिली, अगर वो वास्तविक हकदार है तो उसको जरूर नियुक्ति मिलनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को नियुक्ति मिली, उसकी फिर से नौकरी जा रही है, अब इस प्रक्रिया में उसके हिस्से में जो दुख आता है, उसके जिम्मेदार कौन है, इस सारी प्रक्रिया का जिम्मेदार कौन है, सवाल ये उठता है। ये जो लंबित प्रक्रिया है 2018 से लेकर 2024 तक का सफर तय करती है, ये पेपर में होने वाली जो लेट लतीफी है, ये भी एक प्रश्न लेकर हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा करती है। पेपर लीक की घटनाएं हो या एग्जाम्स में लेट लतीफी हो, इसका मुख्य कारण आप देखिए वो है पारदर्शिता। अगर हम एक ऐसा सुसंगत नियम नहीं बना पाते हैं, सारे नियमों की स्पष्टता नहीं होती है, अगर सारे चरणों में, एग्जाम के सारे चरणों में पारदर्शिता नहीं है, प्रश्न पत्रों में अगर गलतियां मिलती हैं, तो ये सभी कहीं ना कहीं, इसके लिए अगर कठोर प्रोविजन नहीं किया जाएगा, इसके लिए एक सुसंगत व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी, तो उन छात्रों के लिए उनके जीवन का जो बहुमूल्य समय है, उसके साथ ही एक प्रकार का खिलवाड़ होगा। साथ ही कानूनी दांवपेच में ये प्रक्रियाएं पिसती रहेंगी, लंबित होती रहेंगी, लेकिन इसका शिकार छात्र होगा, उसका बहुमूल्य समय होगा। तो इसकी जो भी एग्जाम होते हैं, जो उसकी नियमावली बनती है, उसमें स्पष्टता, उसकी शुचिता और पारदर्शी तरीके से एग्जाम होना, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण चुनौती है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो चलिए चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। इस बड़े प्रश्न को हम छोड़ते हैं आपके जिम्मे। आप क्या सोचते हैं परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर, आपके क्या विचार हैं, इसके संबंध में क्या सुझाव हैं, आपके दिमाग में क्या नए आइडिया हैं, कमेंट करके हमको जरूर बताएं। आज का प्रश्न है आपके लिए कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया। 100वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन, 105वां या 99वां संविधान संशोधन। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।